अपराधी मीडिया के सामने ये बयान देगा कि भाई मुझे पैसे दिए थे गोली चलाने के लिए बलदेव सिंह जी ने? अब जनता के सामने इस बात की सच्चाई तो आ ही जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था उस अपराधी ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है। शारदा देवी पर हमला करने के लिए पैसे किसी और ने नहीं, आपने दिए थे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ शारदा कि ये सच नहीं है। एक दाग तो लग ही गया है, क्या एक दाग कभी धुल पाएगा? शहर में जगह जगह रैली निकाली जाए और सर के पुतले जलाए जाए। भाई वाह, कमाल हो गया ये तो। बलदेव जी ने शारदा देवी को वोट मिले इसके लिए जो समा बांधी थी ना, इस अपराधी के बयान ने बलदेव जी के मंसूबों पे पानी फेर दिया है। गंगा की धारा अभी उल्टी बह रही है। अरे मार दो झपट्टा रजनी जी, मार दो झपट्टा और जीत जाओ। बलदेव सिंह के 3 इलेक्शन की बागडोर मेरी इन्हीं हाथों में रही है। कुछ तो गुर उनसे मैंने भी सीखे होंगे। बलदेव सिंह कहा करते थे, विरोधी उम्मीदवार की कमजोर नस पर वार करो ताकि वो बौखलाकर उल्टे फैसले करने लगे। किसी उम्मीदवार को अगर जरा सा भी आक्रोश हो तो उस आक्रोश को और बढ़ाओ। किसी के आक्रोश को बढ़ाकर ही अपने लिए वोट बैंक बनाया जा सकता है। तो अब हमें यही करना है। सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दो। जनता में इस समय जो गुस्सा है ना, वो और बढ़ना चाहिए। उसके सामने ये बात लेकर आओ कि भाई उनका नेता बलदेव सिंह वोट पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, अपनी बीवी पर गोली चलवा सकता है। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि शहर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग वगैरह भी लगने चाहिए जिस पर साफ शब्दों में ये लिखा हो, बलदेव सिंह शर्म करो। अरे उसकी फिक्र आप क्यों मान रही हो? आप तो बस केवल ये सोचो कि जनता के बीच में क्या कहा जाए, कौन सा नया पॉइंट रखा जाए। बैनर और पोस्टर की बात है तो शहर के सारे दीवारें पाड़ दी जाएंगी आपके नाम से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। भाई आपके अंदर मुख्यमंत्री जी को कुछ तो नजर आया होगा, तभी तो आपके लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, वरना ऐसा कहीं देखा सुना है आपने? एक बात बता दूं रजनी, आपके पास ये एक सिंगल आखिरी मौका है, या तो हाँ या फिर कभी भी नहीं। इस बार अगर नहीं जीत पाई ना तो कोई गारंटी नहीं है भाई इस बात की कि अगली बार मौका मिले। सच बात तो ये है, मैंने आपको राजनीति के कुरुक्षेत्र में उतार दिया, अब जौहर दिखाना आपका काम। मैं समझती हूँ त्यागी जी, और मैं इस मौके को अपने हाथ से हरगिज नहीं जाने दूंगी। आज तक बलदेव सिंह के पीछे खड़ी रही हूँ, लेकिन अब बलदेव सिंह से आगे निकलना है मुझे। अरे यूं समझ लो बलदेव सिंह का दी एंड चल रहा है। नींद गई, चैन गया, सीट चली गई, सब कुछ तो चला गया। माँ का फोन। हमारा प्रणाम कहिएगा। हेलो, हाँ माँ बोलो। हाँ माँ, शाम तक आ जाऊंगी। नहीं माँ, आज कोई और प्रोग्राम नहीं है। चलो ठीक। इस बजरंगी की गिरफ्तारी ने सारे मामले को बिगाड़ के रख दिया है। जनता की नजर में मेरी छवि तो खराब हो ही गई थी, और मैं इस बात को चुनौती भी नहीं दे सकता। खुलकर यह भी नहीं कह सकता हूं कि बजरंगी से मैंने यह काम नहीं कराया। राजनीति की ऐसी चालें कभी कभी खुद पर कितनी भारी पड़ जाती हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूं भी तो क्या बोलूं? ये बजरंगी दुबई से इंडिया आया ही क्यों? आया ही क्यों?
हेलो, नमस्ते मंत्री जी। मैं बजरंगी बोल रहा हूँ। क्या? कहां से बोल रहे हो तुम? और तुम्हें फोन करने के लिए किसने कहा? अरे मंत्री जी मेरी बात तो सुनिए। मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैंने जो खबर सुनी कि उस काम को अंजाम देने वाला गिरफ्तार हो गया है और उसने आपका नाम लिया, मैं तो हैरान रह गया। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुम अभी तक दुबई में ही हो? हाँ मंत्री जी, वो न्यूज़ सुनने के बाद परेशान होकर आपको फोन कर रहा हूँ। क्या आपको पता है पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है जिसने आपका नाम लिया? इसका मतलब है कि तुम इंडिया आए नहीं, तो फिर पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है? हाँ मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि मैं इंडिया आया और गिरफ्तार हो गया? हाँ, मैं यही समझ रहा था। एक बात ध्यान से सुनो, आइंदा से मुझे फोन नहीं करना। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, समझ गए? जी नमस्ते। सर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आपको मीडिया के सामने जनता को यह यकीन दिलाना होगा कि इन सब में आपका कोई हाथ नहीं है। कितनी अजीब सी बात है प्रदीप। सरकार हमारी, मैं वित्त मंत्री हूं और हमारी पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। कौन मानेगा इसे? कौन करेगा यकीन? जब पार्टी में फूट पड़ती है और एक ही सरकार में टकराव की नौबत आती है, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। शहर में इस बात को लेकर आक्रोश का माहौल तैयार किया जाने लगा है। कल को यह भी हो सकता है कि आप पर लगे इल्जामों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और आपके इस्तीफे की मांग भी करें। उससे पहले इस मामले का खुलासा होगा प्रदीप। मुझे इस बात की पूरी जानकारी चाहिए कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है उसका नाम क्या है, करता क्या है और कौन है वो। सर, उसका नाम तो हमें भी पता है। उसका नाम कंवलजीत है। वो कौन है, क्या करता है, इसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। काश ये नाम तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा देता। खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा। सरकार मेरी है और अब तो एक ही बात होगी, ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके। पापा तो गुरूर से भरे हुए थे, गुरूर के घोड़े पर सवार थे कि जनता को जैसे नचाना चाहेंगे नचा लेंगे। वो जिसे चुनाव में खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अब इस सच्चाई के सामने आने के बाद के पापा ने ही मां पर गोली चलवाई थी, सारा समीकरण ही बदल जाएगा। ये कोई सच नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये तो विरोधियों की चाल है और आप उनके बेटे होकर इसे सच ठहरा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और तुम्हें सारा कुछ सच पता है। रागिनी, ये राजनीति है और आज की तारीख में राजनीति एक जंग से कम नहीं। और वो बहुत ही पुरानी कहावत है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। उस आदमी ने बयान दिया है पुलिस को कि उससे पापा ने मां पर गोली चलवाई है और तुम कह रही हो कि ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है।
वो मेरे पति है। जिंदगी भर ये बात मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि मेरे पति ने मुझ पर गोली चलाई। मैं नहीं मान सकती। ये तो हद हो गई। जो पापा ने राजनीति के लिए किया उसकी भी हद, और जो आप कर रही हो ये पति भक्ति की भी पराकाष्ठा है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बात सच है तो भी आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तो इस बात का विरोध करना चाहिए। जनता को ये समझाना चाहिए कि पापा जी पर लगा हुआ इल्जाम गलत है। अरे जनता अब किसी के भी समझाने से कुछ भी समझने वाली नहीं है, और ना ही किसी के बहकावे में आने वाली है। मुझे तो लगने लगा है कि पापा के गुरूर के टूटने का टाइम आ गया है। पता नहीं क्या क्या सपने सजा कर रखे होंगे आपने। उन सपनों के भी टूटने का अब वक्त आया है। अरे इस चुनाव में जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। राजवीर! अरे जब मैंने तुझे पैदा किया था तो मुझे ऐसा लगा मैंने इस खानदान के वारिस को पैदा किया है, इस कुल को रोशन करने के लिए एक दिया जलाया है। लेकिन मुझे क्या मालूम था मैंने अपने पति के दुश्मन को पैदा किया है। जी आप रोइए मत। समझ में नहीं आता इन्हें क्या हो गया है। लेकिन आप खुद को सजा मत दीजिए। ये क्या हो रहा है बहू? जिस घर में प्यार ही प्यार था और आज मुझे लग रहा था मैं कामयाब हूँ। इस घर में मैंने सबको जोड़ रखा है, सबके दिलों में प्यार है, लेकिन एक ऐसा जमाना आ गया है, सब कुछ कैसे बदलता जा रहा है। आज मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को थप्पड़ मारा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उस पर कभी हाथ उठाया। आज मैंने बैठिए। मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ मेरा नाम, मेरी छवि और मेरे पॉलिटिकल करियर को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कि इस राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन ये चुनाव का माहौल है और ऐसे माहौल में जनता के सामने मेरी छवि खराब करने की ये एक साजिश है। मैं अपनी सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि तुरंत इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और चुनाव से पहले जनता के सामने ये सच्चाई आ जाए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस साजिश में आपकी राज्य की पुलिस भी मिली हुई है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस छानबीन में पुलिस से चूक हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह केस तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए। और अगर सीबीआई की जांच में यह साबित हो गया कि शारदा देवी पर पैसे देकर मैंने गोली चलवाई है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम लोगों के चेहरे का असमंजस ही बता रहा है कि जनता भी इसी तरह असमंजस में पड़ेगी। जिंदगी एक भंवर है। अगर इस राज्य में सरकार आपकी नहीं होती तो यह बात को एक साजिश माना भी जा सकता था, लेकिन सरकार तो आपकी है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार आपकी है और विरोधियों के हाथ में ताकत है? ऐसी साजिशों के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। और आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि सरकार हमारी है। तो सरकार में रहते हुए मैं खुद को बचा नहीं सकता था, लेकिन मैं पुलिस की छानबीन को प्रभावित नहीं करना चाहता। मैं उन पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ जाए। मैंने सरकार में रहकर भी अपने पद का फायदा नहीं उठाया है, और ये सब तो आप देख ही रहे हैं। बलदेव जी, जिस जनता ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आज वही जनता इस खबर से आहत है। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सब कुछ एक साजिश है, और इस साजिश की सच्चाई जरूर सामने आएगी। अब तक जनता ने मेरी प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है, और मैं चाहता हूं कि उनका विश्वास कमजोर न हो। यह सब विरोधियों की एक चाल है, और उनका पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। समाज से जुड़ने का और समाज के लिए बेहतर काम करने का एक जरिया है राजनीति। लेकिन ऐसे राजनेताओं की वजह से राजनीति का नाम सुनकर जनता के चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है। ठीक कह रही हैं आप। राजनीति के जरिए देश, प्रदेश, समाज का संचालन होता है। आजकल जनता के बीच राजनीति की छवि खराब होती जा रही है। शायद जब देश आजाद हुआ था तो किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। जनता के लिए ये सोच पाना बहुत कठिन है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लोग अपने स्वार्थ के लिए खेल खेलते हैं और उसे राजनीति का नाम दिया जाता है और कहते हैं कि यही राजनीति है। गलत है ये। जो खेल ये राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं वो राजनीति नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो उर्वशी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? राजनीति में जो ऐसा खेल खेलते हैं उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है, और जनता के सामने सही साबित करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रोना तो इसी बात का है कि दौलत और ताकत के दम पर ये लोग किसी ईमानदार को आगे नहीं आने देना चाहते। ईमानदार और सच्चे लोगों की समाज सेवा की सारी इच्छाएं उनके दिल में ही घुट कर दम तोड़ देती है, और ये लोग जनता पर राज करते हैं। जनता समझ ही नहीं पाती। अब देखो ना, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि सच क्या है। अब पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है उसका कहना है कि बलदेव सिंह ने शारदा देवी पर गोली चलाने के लिए उसे पैसे दिए ताकि शारदा देवी के लिए चुनाव में लहर पैदा की जा सके। हाँ सर, और जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से जनता असमंजस में पड़ जाएगी, क्योंकि बलदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि ये उनकी विरोधियों की चाल है। उनकी लहर को खत्म करने के लिए विरोधियों ने ये चाल चली। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ,
बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं अभी न्यूज सुनकर आ रहा हूं। बलदेव सिंह ने पुरजोर आवाज उठाई कि इस केस की छानबीन होनी चाहिए और चुनाव से पहले उसका नतीजा आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम लोगों के चेहरे का असमंजस ही बता रहा है कि जनता भी इसी तरह असमंजस में पड़ेगी और इसे सत्ता और पावर हासिल करने का खेल कहा जा सकता है। लेकिन इस खेल में बदनाम तो राजनीति हो रही है ना सर। बिल्कुल। अब देखना यह है कि मंत्री जी क्या करते हैं। मंत्री जी जो भी फैसला करेंगे, लेकिन बलदेव सिंह ने इस जनता की लहर को एक बार फिर से अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। मैंने सोचा था तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी और फिर चुनाव के बाद जब वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो फिर उनसे हमारी शादी की बात करूंगी। जिंदगी एक भंवर है। क्या सोच रही हो मीनाक्षी? आज के हालात के बारे में सोच रही हूँ। ये सारी बातें दिमाग से उतरती ही नहीं। सोच रही हूँ कि माँ कितनी दुखी है, पापा कितने परेशान। ये सब बड़ों की बातें हैं मीनाक्षी। तुम ये सब बातें सोचकर क्यों परेशान होती हो? तुम ठीक कह रहे हो आदित्य। पहले राजनीति में जो कुछ भी होता था उसका असर हमारे घर पर तो नहीं पड़ता था। पापा जब भी परेशान होते थे घर आकर थोड़ी देर में अपनी सारी परेशानी भूल जाते थे। लेकिन अब तो जैसे घर का माहौल ही खराब हो गया है। चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा मीनाक्षी। ये तुम कह रहे हो ना, मैं कैसे मान लूं? मैंने सोचा था तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी और फिर चुनाव के बाद जब वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो फिर उनसे हमारी शादी की बात करूंगी। आज तक मैडम आपके पापा को ही अपना माना, लेकिन उनसे रजनी वर्मा के सपने पूरे नहीं हुए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कल कुछ ना कुछ हलचल तो मचेगी।